सतीशनगर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम पीताम्बर था। वो बड़ी मेहनत से लकड़ी काटकर अपना घर चलाता था, लेकिन एक दिन बाजार से लौटते वक्त वो अचानक नदी में डूबकर मर गया। उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उसके मरने के बाद उसका बेटा प्रणव घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। तेरे हाथ में ये कैसे कट गया प्रणव? कितना खून बह रहा है। अरे कुछ नहीं माँ, बस लकड़ी काट रहा था, उसी वक्त हाथ पर लग गई। इतनी लापरवाही से क्यों काम करता है? तुझे क्या अब भी आदत है ऐसे कामों की? अरे आदत हो गई है माँ, अब तो घर चलाने के लिए सब करना ही होगा ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तेरे पापा की अचानक मौत ने पूरे घर को तोड़ दिया था। कैसे वो पानी में गिर गए कोई नहीं जानता। अरे माँ तुम क्या करती हो? अब रो मत, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी अब बड़ा हो गया हूँ, घर की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी ना। तू ठीक कह रहा है, लेकिन जरा सावधानी से काम किया कर। तेरे पापा को खो चुकी हूँ, तुझे लेकर हमेशा डर लगा रहता है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, देखना हमारी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटेंगी। हाँ। प्रणव की बातों से शकुंतला को तसल्ली मिली। वो उसे आशीर्वाद देती है। पीताम्बर की मौत के बाद उसका एकमात्र सहारा प्रणव ही था, इसलिए वो उसके लिए बहुत चिंतित रहती है। मुरली प्रणव का बचपन का दोस्त था। प्रणव उस पर बहुत भरोसा करता था और अपने सारे सुख दुख उसी से कहता था। मुरली की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहाँ प्रणव रोज आता जाता था। हाँ, कैसा है रे मुरली, क्या हालचाल है? अरे प्रणव, अरे बैठ 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 बैठ। क्या कहूँ रे, इतना काम है कि जब कोई अपना आता है ना तो ढंग से बैठकर बात करने तक का वक्त नहीं मिलता है। हाँ तो काम के वक्त बात करने से काम में ध्यान नहीं रहता है। चल फटाफट एक बढ़िया नींबू वाली चाय पिला दे। हाँ लगता है कि काम से लौट रहे हो, थके थके लग रहे हो हैं? हाँ काम तो करना ही है, शरीर भी अब साथ नहीं देता। सोचा था 2 दिन छुट्टी ले लूंगा, लेकिन फिर 200-300 रुपए नहीं मिलते। अरे 200-300 रुपए ना मिले तो क्या हो जाएगा? शरीर पर जो अत्याचार कर रहा है बाद में बीमार हो जाएगा। अरे शायद तेरे लिए 200-300 रुपए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत है। माँ की दवाई, घर का खर्च। सच में भाई, जिंदगी कितनी बदल गई है ना। कभी सोचा भी नहीं था कि पूरा दिन घूमने वाला प्रणव कभी इतना जिम्मेदार हो जाएगा। हाँ पहले तो पापा का साया था, अब तो वो भी नहीं रहा। बिना काम किए अब कोई चारा भी तो नहीं है। मुरली प्रणव का दुख समझता है और उसे सांत्वना देता है। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और अब भी हैं। शकुंतला के पड़ोस में उसके भाई की बेटी आस्था रहती थी। उसके पिता नहीं थे और माँ कोकिला की भी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। आस्था अकेली रहती थी और शकुंतला को माँ की तरह मानती थी। शकुंतला भी उसे बहुत स्नेह करती थी। काकी माँ, आपका मन उदास लग रहा है। नहीं, बस प्रणव के बारे में सोच रही थी। वो कभी अपने मन की बात नहीं बताता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे बहुत तकलीफ होती है सब कुछ अकेले संभालने में। आपने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वो तो कभी बाजार भी खुद नहीं गया था। अब देखिए उस पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। पिता की मौत के बाद वो एकदम शांत हो गया है, बिना जरूरत कुछ नहीं बोलता। वो काका को बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए टूट गया है। मुझे उसे यूं देखकर बहुत दुख होता है। सोच रही हूँ अगर उसकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शादी? क्या वो शादी करेगा? वो मेरा बेटा है, मैं कहूँगी तो मना नहीं करेगा। बस उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। अच्छी लड़की तो गांव में बहुत मिल जाएंगी, ढूंढिए ना। अगर आस्था को ही प्रणव की बहू बना दूं, तो घर की लड़की घर में ही रह जाएगी और उसके शांत और सरल स्वभाव से प्रणव भी खुश रहेगा। शकुंतला मन ही मन प्रणव और आस्था की शादी का सोचती है, लेकिन अभी आस्था से कुछ नहीं कहती। रात में जब प्रणव घर लौटता है, शकुंतला सही मौका देखकर उससे आस्था की शादी की बात करती है। अचानक ये बात सुनकर प्रणव चौंक जाता है। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है प्रणव।
आस्था जैसी संस्कारी और गुणी लड़की पूरे गांव में नहीं मिलेगी। अरे माँ, लेकिन अभी अचानक से शादी की बात क्यों? अभी तो मैंने कमाना शुरू किया, अभी तो मेरा ब्याह करा दो। अरे कहाँ पल्लू में बांध रही हो अम्मा? अब हम 2 हैं, तब हम 3 हो जाएंगे और फिर मेरी भी उम्र हो रही है। तू दिन भर बाहर रहता है, अगर आस्था रहेगी तो मेरा भी समय कट जाएगा। माँ, वो अभी भी तो तुम्हारे पास आकर बैठ सकती है ना, इसके लिए भला शादी की क्या जरूरत है? मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे भरोसा है कि वो बहू बनकर पूरा घर संभाल लेगी। पर अगर तू नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। शादी का मन न होते हुए भी माँ की आंखों में उदासी देखकर प्रणव मना नहीं कर पाता और कहता है कि पहले आस्था की राय ले ली जाए। शकुंतला बहुत खुश हो जाता है। शकुंतला आस्था से उसकी राय लेती है और आस्था शादी के लिए हाँ कर देती है। मुरली को भी बताया जाता है और फिर शकुंतला और मुरली मिलकर शादी की पूरी तैयारी करते हैं। बिना ज्यादा तामझाम के सादगी से शादी होती है। ए आस्था, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम आज तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम हमारी बात मानोगी। जरूर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बताइए ना। तुम जानती हो ना, पापा के जाने के बाद हमारे हालात अच्छे ना रहे। हम सिर्फ एक लकड़हारा हैं, इसीलिए शायद कुछ तकलीफें आएंगी हमारे साथ आगे जिंदगी में। मैंने भी बचपन में माँ बाप को खोया है, अकेली बड़ी हुई हूँ। तकलीफें सहने की आदत है मुझे, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने माँ के कहने पर तुमसे शादी की है, तो आस्था, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, है ना? प्रणव और आस्था नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आस्था प्रणव की हर बात मानती है और खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेती है। समय बीतता है और हालांकि गरीबी थी, लेकिन वो बहुत खुश थे। प्रणव जंगल से लकड़ी काटकर गुजर बसर करता था। जैसे जैसे दिन कट ही रहे थे, लेकिन एक दिन लकड़ी बेचकर उसे अच्छी कमाई हुई। घर लौटते समय एक डाकुओं का गिरोह उसे घेर लेता है। ओए, जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ हमको दे दे, अभी के अभी निकाल। तुम लोग कौन हो और मुझे घेर क्यों रखा है? मैं हूँ डाकुओं का सरदार पान सिंह। जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहाँ कांप उठती है जमीन भी। चल, जो कुछ है दे दे, नहीं तो चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगा। अबे चल, निकाल जल्दी से। नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, बहुत मेहनत से कमाया है मैंने। अबे वो पैसा अब मेरा है, जल्दी निकाल। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें क्यों दे दूं? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू मारेगा पान सिंह को? अब देख तेरा क्या होता है। पान सिंह गुस्से में आकर अपने चाकू से प्रणव के पेट पर वार करता है। खून बहने लगता है। प्रणव जमीन पर गिर जाता है। डाकू लोग उसका थैला लेकर वहां से भाग जाते हैं। प्रणव घायल हालत में सड़क पर पड़ा रहता है। शाम हो जाती है, लेकिन प्रणव घर नहीं लौटता। शकुंतला बार बार रास्ते की तरफ देखती है और बेचैनी से टहलती है। माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? बहुत देर हो गई, प्रणव अब तक नहीं आया। कभी इतनी देर नहीं करता। उसने कहा था काम का बोझ बढ़ गया है, शायद बाजार में रुका होगा। नहीं, अब तो बाजार भी बंद हो गया होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ, आप इतना परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटता मैं चैन से नहीं बैठ सकती। आस्था समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुंतला मानने को तैयार नहीं थी। वो हर आने जाने वाले से प्रणव के बारे में पूछती है। वो
जल्दी से कुछ लोगों को बुलाकर उसे अस्पताल ले जाता है। फिर आस्था और शकुंतला को खबर देता है। मेरा बेटा कहाँ है? कैसा है वो? मैंने उसे रास्ते में खून से लथपथ पाया, फौरन अस्पताल ले गया। उसे कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा बहुत खून बह चुका है, लेकिन वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा था ना, कुछ अनहोनी जरूर होगी। अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी उसके बिना? काकी अब हिम्मत रखो, प्रणव ठीक हो जाएगा। अब क्या कहें, शांति रखो थोड़ा सा। अब काफी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि प्रणव अब होश में है, लेकिन वो अब काम नहीं कर सकता, उसे आराम की जरूरत है। शकुंतला को थोड़ी राहत मिलती है। 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रणव बिस्तर से उठ नहीं पाता। दवाइयों के लिए पैसे भी खत्म होने लगते हैं। आस्था बहुत चिंता में होती है। वो शकुंतला से बात करती है। क्या हुआ बहू, मुझे बाहर क्यों बुलाया? कुछ बात करनी थी माँ, प्रणव के सामने नहीं कह सकती। क्या बात है? प्रणव अब काम पर नहीं जा पा रहा है, जमा पूंजी भी खत्म हो गई है, घर कैसे चलेगा? मैं प्रणव से कैसे कहूँ ये सब? वो तो खुद बीमार है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, वरना घर में 2 दिन बाद चूल्हा नहीं जलेगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं बाजार से उधार ले आऊं क्या? नहीं, प्रणव को पता चला तो दुखी होगा। इससे अच्छा मैं ही कल से जंगल जाऊंगी। आप इस उम्र में? कोई तो जिम्मेदारी उठाए, अब मैं ही जाऊंगी। शकुंतला प्रणव को बताती है। पहले वो मना करता है, लेकिन फिर मजबूरी में मान जाता है। अगली सुबह शकुंतला जंगल जाती है। थोड़ी लकड़ी काटने के बाद वो बहुत थक जाती है। शरीर में जान नहीं रही। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, फिर से काम शुरू करूंगी। वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है, पर उसे नहीं पता कि वो एक जादुई पेड़ है। वो वहीं बैठी बैठी सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसके पास बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं। मैंने तो इतनी लकड़ियां नहीं काटी, ये कहां से आ गई? वो समझ नहीं पाती कि ये उसी पेड़ की माया है। जिसने भी ये लकड़ियां काटी हैं, भगवान उसका भला करे। अब इन्हें लेकर बाजार चलती हूँ। शकुंतला खुशी से बाजार की ओर चल देती है। उसे पता ही नहीं कि पेड़ ने खुद जादू से ये लकड़ियां रख दी थीं। प्रणव को अपनी माँ की चिंता सताने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसकी वजह से इस उम्र में भी उसकी माँ को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आस्था उसे समझाने की कोशिश करती है। क्या सोच रहे हो? सुबह से कुछ खाया नहीं, ऐसा करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे बीमार पड़ूं या मर जाऊं क्या फर्क पड़ता है? मेरी वजह से माँ आज भी मेहनत कर रही है और मैं घर पर पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, वो एक हादसा था। अरे लेकिन मैं माँ को यूं तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ। लकड़ी काटना, फिर बाजार में जाकर बैठकर बेचना, अरे ये आसान काम नहीं है आस्था। मैंने तो कहा था कि जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं बाजार से उधार ले आऊंगी या खुद काम करूंगी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर की बहू बाहर काम करे तो इज्जत चली जाती है। आस्था की बातें सुनकर भी प्रणव का मन शांत नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ के लौटने का इंतजार करता है। शकुंतला मुस्कुराते हुए घर लौटी और प्रणव को सब कुछ बताया। सब सुनकर प्रणव भी खुश होता है। अब वो रोज जंगल जाती और बिना किसी मेहनत के उसी जादुई पेड़ से लकड़ियां पा जाती। माँ, उस जादुई पेड़ ने सच में हमारी किस्मत बदल दी। जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। नहीं बेटा, मैंने नहीं,
ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है। मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ माँ। कुछ दिनों में तुम्हें जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे मैं खुद जाऊंगा ना, लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। हाँ। कुछ दिनों बाद प्रणव ठीक हो गया और लकड़ी लाने जंगल गया, लेकिन पेड़ उसे कुछ नहीं देता। 3 दिन बीत जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि वो पेड़ केवल शकुंतला की मदद करता है। धीरे धीरे लकड़ी बेचकर उनके पास काफी पैसा जमा हो जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम समय में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। गांव में चोर डकैतों की कमी नहीं है अम्मा। अगर किसी को खबर लग गई ना तो लूट सकते हैं। हम एक बड़ा संदूक खरीदते हैं और उसमें पैसे छुपाकर जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। वो ये योजना बनाते हैं, लेकिन गांव में कुछ लोग उनकी तरक्की से जलने लगते हैं। शकुंतला जब बड़ा संदूक लेकर घर लौट रही होती है, तभी कुछ डकैत उसे पकड़ लेते हैं और पहाड़ के नीचे अपने सरदार पान सिंह के पास ले जाते हैं। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? मैं पान सिंह हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा डकैत। सुना है तेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। मैं बस लकड़ी बेचकर थोड़ा बहुत कमाती हूँ। झूठ मत बोल। अगर सच नहीं बताया ना तो तेरे बेटे को मार डालूंगा। डर के मारे शकुंतला सब बता देती है, यहाँ तक कि जादुई पेड़ की बात भी। रात को जंगल में वो पेड़ आदमखोर बन जाता था। जैसे ही डकैत पेड़ को काटने जाते हैं, वो हमला कर देता है और सबको खा जाता है। शकुंतला डर के मारे भाग जाती है। शकुंतला डर के मारे घर आकर प्रणव को सब बताती है। प्रणव समझ जाता है कि यही वो डकैत लोग हैं जिन्होंने उसे मारा था। वो बदला लेने के लिए योजना बनाता है। हम पान सिंह को सबक सिखाएंगे। अब उसे डर दिखाकर सुधारेंगे। कैसे? देखती रहो। उसने मुझे मारा और तुम्हें डराया ना, अब उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रणव और शकुंतला पान सिंह के अड्डे पर जाते हैं। वहां जाकर प्रणव कहता है कि अगर उसने शकुंतला की हर बात नहीं मानी तो वो जादुई पेड़ उसे भी खा जाएगा। अरे 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 प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं सब कुछ मानूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। सबसे पहले चोरी और डकैती छोड़ो और मेहनत से काम करो। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं इसके सिवा। अब से तू माँ के साथ लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा और सारा का सारा पैसा माँ को देगा, वरना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही करूंगा। अब पान सिंह लकड़ी बेचकर पैसे देता और बदले में शकुंतला उसे थोड़ा हिस्सा देती और गलती होने पर जादुई पेड़ की धमकी देती। दिन बीतते गए। शकुंतला के मायावी पेड़ की मदद से उनका भाग्य बदल गया और वो एक सुखी जीवन जीने लगे। गांव वालों की जलन उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल में घर बनाएंगे, क्योंकि वही जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित थी। उन्होंने जंगल में एक घर बनाया और कुछ महीनों के बाद वहीं रहना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रणव को पता चलता है कि उसके पिता पीतांबर की मौत डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी और उन्हें मारा था पान सिंह ने। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे हम तो इतने सालों से यही समझते रहे कि पिताजी नदी में कूद कर मर गए, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। क्या मिला तुम्हें इससे? क्या पैसों के लिए किसी को मारना सही है? क्या मिला तुम्हें उस खून से, बताओ? मैंने तुम्हारे पिताजी को पैसों के लिए नहीं मारा था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। किसी और के कहने पर मैंने ये किया था। तुम्हारे पिताजी की मौत एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, किसने मारा मेरे पिताजी को और क्यों? मुझे बताओ उसका नाम। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। चाहे कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो इसी गांव का रहने वाला है। उसने मुझे बहुत पैसा दिया था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए। मुझे उसका चेहरा जरूर याद है।
लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम सब जानते हो, सिर्फ उसे बचाने के लिए ये सब बहाने बना रहे हो ना। अगर अभी के अभी नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस मायावी पेड़ के पास छोड़ दूंगा। बताओ। अरे मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। ठीक है, तो आज से मैं जहां जहां जाऊं तुम मेरे साथ चलोगे और हर किसी को गौर से देखोगे। मैं हर हाल में उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरे पिताजी की हत्या करवाई। समझ गए? इसके बाद पान सिंह हर जगह प्रणव के साथ जाने लगा। वो उस अज्ञात आदमी को खोजने लगा जो पीताम्बर की मौत का जिम्मेदार था, और ढूंढते ढूंढते एक दिन आखिरकार वो मिल ही गया। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रणव का प्रिय दोस्त मुरली था। शुरुआत में प्रणव को पान सिंह की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे सबूत मिलने लगते हैं और सच्चाई साफ हो जाती है। प्रणव एक योजना बनाता है मुरली और पान सिंह को आमने सामने लाने की। अरे पान सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरे दोस्त प्रणव का घर है। अब मैं यहीं रहता हूँ, प्रणव के घर में। क्या? देखो, प्रणव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर तुमने उसे कुछ बताया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखना। तभी छुपकर बैठा प्रणव सामने आ जाता है। वो मुरली को पकड़ लेता है और कहता है कि वो सब जान चुका है। वो मुरली को उस मायावी पेड़ से डराकर उसके अपराध की सच्चाई जानना चाहता है। मेरा चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार है। मैं बिना परमिट के नदी के रास्ते लकड़ी भेजता था। पीताम्बर काका को इसकी भनक लग गई और इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं एक भाई समझा था, लेकिन तुमने जो किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता मुरली। पान सिंह की गवाही और मुरली के कबूलनामे के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। मुरली को हत्या और अवैध व्यापार के लिए फांसी की सजा मिलती है। प्रणव, आस्था और शकुंतला जंगल में मायावी पेड़ के पास एक घर बनाकर शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगते हैं।